वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के फैक्ट्स जो आपके अपकमिंग सीडीएस एफकैट या सीएपीएफ के एग्जाम में आ सकते हैं। बच्चों, ये फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने जो पॉलिटी है वो एक बार किसी भी बुक से, चाहे वो आपने पीढ़ी प्रतियोगिता दर्पण की किताब हो या आपकी ल्यूसेंट की किताब हो या आपकी कोई भी जनरल स्टडीज की किताब हो, अगर आपने ये पॉलिटी पढ़ रखी होगी तो ये फैक्ट्स कुछ ज्यादा ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। चलिए अपने पेन और कॉपी बाहर निकाल लीजिए और मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं और साथ साथ में आप लोग उसको लिखते जाइएगा। तो सबसे पहले बच्चों, आप एक नाम लिखेंगे VN राव। ठीक है, VN राव। अब ये नाम क्यों एग्जाम में पूछा जाता है? VN राव जो थे, ही वॉज अ लीगल एडवाइजर। ठीक है, यू कैन से लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा बट आप लोग उसको पूरा लिखेंगे। तो VN राव वॉज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पूछ लेते कई बार कि भाई इन चारों में से जो है वो लीगल एडवाइजर कौन था, तो आपने VN राव टिक करना है। एक और दूसरा फैक्ट जो है VN राव को लेकर आपका आता है, वो फैक्ट क्या आता है आपका कि इन विच मंथ एंड ईयर VN राव प्रेजेंटेड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर वर्ड, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो सीए, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, सीए ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारा 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पहली बार जो एक ड्राफ्ट था, एक कह सकते हो कि एक शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो या एक स्केच जो था, वो पहली बार कब प्रेजेंट किया गया था? तो आपने टिक करना है अक्टूबर 1947 में। ठीक है, उसमें काफी कमियां थी, उसको पूरा करना था हमें आगे चल के, बट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि पहला बार जो ड्राफ्ट था आपका वो कब आपका आया था, तो आपने ये टिक करना है। ठीक है, अच्छा, फिर एक सेकेंड पॉइंट आपका क्वेश्चन बन सकता है क्या कि फाइनली जो है आफ्टर द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, आपका क्या बन गया? पाकिस्तान जो है वो अलग बन गया और हम इंडिया जो है अलग एक एज अ इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे बने। ठीक है, तो शुरू में जो हम कहते हैं कि जो ड्राफ्ट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी जो शुरू में आपकी स्ट्रेंथ थी, ठीक है, जो स्ट्रेंथ थी वो आपकी क्या थी? आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि भाई इनिशियल स्ट्रेंथ बताना क्या थी। तो वो 389 मेंबर थी। ठीक है, इट इज अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सीए ओरिजिनली जब ये बनाया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट जैसे कि मैंने बोला कि 1947 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के साथ साथ ब्रिटिश इंडिया का आपका डिवीजन हुआ, एक पाकिस्तान बना, एक हमारा इंडिया बना। उसके बाद जो है सीए की जो स्ट्रेंथ है, उसमें काफी मेंबर कहाँ चले गए? पाकिस्तान की तरफ चले गए। तो उसके बाद कितने मेंबर थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैरी ऑन किया? तो आप टिक करना 299 मेंबर्स। ठीक है, 299 मेंबर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि जो सीए जब बना था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनी थी, तब ओरिजिनल कितने मेंबर थे? तो आपने टिक करना है 389 मेंबर थे आपके। और आफ्टर द पार्टीशन हमारे इंडिया के जो सीए रह गए वो कितने रह गए? 299। अब इसमें भी कुछ अगर डीप पे एग्जामिनर को जाना होगा तो आउट ऑफ द 299, जो 229 आपके मेंबर्स थे वो कहाँ से आए थे? प्रोविंसेस से आए थे। ठीक है, और आपके जो 70 मेंबर्स थे, दे रिप्रेजेंट दी प्रिंसली प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया होगा आप लोगों को पहले भी, प्रिंसली स्टेट से आप कहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कब किया गया? ठीक है, अडॉप्टेड, ये वर्ड ध्यान रखना है, अडॉप्टेड। हिंदी में जो है इसको बोलते हैं अंगीकृत। खैर आप लोग सीडीएस और एफकैट वाले जितने भी एसी सीपीएफ वाले, आप लोग को इंग्लिश में ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये अडॉप्ट कब किया गया था? तो आपने टिक करना है 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? आपका आपकी 26 नवंबर को हम लॉ डे के तौर पे मनाते हैं।
ठीक है, लॉ डे। पूछ सकते हैं भाई कि हमारा जो लॉ डे होता है वो कब होता है, तो भाई आपने क्या टिक कर देना है, 26 नवंबर को जो है हम लोग लॉ डे के तौर पे मनाते हैं। अब एक और बच्चों क्वेश्चन आता है कि जो इनिशियल आपके आर्टिकल्स कितने थे, शेड्यूल कितने थे और पार्ट कितने थे। तो आपको एक रटाफिकेशन रखना है कि इनिशियली जो थे, मैं कह सकते हो ओरिजिनल जो थे, वो 395 आर्टिकल थे। अब वो आर्टिकल आज के तारीख में बढ़ चुके हैं काफी। तो 395 हमारे पास ओरिजिनली आर्टिकल थे, और 8 क्या थे आपके शेड्यूल थे। ठीक है, अब 12 हो चुके हैं, और 22 क्या थे हमारे पास पार्ट थे। ठीक है, 22 क्या थे हमारे पार्ट थे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनिशियली कितने आर्टिकल थे, कितने शेड्यूल थे और कितने पार्ट थे। अब यहीं से एक और क्वेश्चन हम लोग लिंकअप कर लेते हैं, ऊपर जो एडॉप्टेड वर्ड लिखा हुआ है कि जो 395 आर्टिकल थे उसमें से एक आर्टिकल आपका 394 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है, क्योंकि इसी आर्टिकल ने इंपावर किया कि 26 नवंबर 1949 को लगभग लगभग कह सकते हो 70 to 80% जो हमारे आर्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूशन थे वो इम्प्लीमेंट हो चुका था। बट हम लोग उसके बाद भी कब के लिए रुके, 26 जनवरी 1930 के लिए रुके। यानी कि आप कह सकते हो कि दिसंबर और जनवरी, मतलब नवंबर का कुछ दिन आपके 4-5 दिन हो गए, दिसंबर का पूरा महीना और जनवरी का लगभग लगभग पूरा महीना हम लोग रुके, और फिर 26 जनवरी को हमने ऑफिशियली जो है एक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करवाया। ठीक है, तो 394 आर्टिकल को ध्यान में रखना। उसके बाद और आगे बढ़े तो कुछ और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या आते हैं कि आपका जो प्रियम्बल था, ठीक है, आ, वो किसने जो है रिप्रेजेंट किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू प्रियम्बल बोल रहे हैं, या उसको शुरू में उसको क्या कहा गया, उसको उद्देशिका या प्रस्ताव कहा गया, प्रपोजल कहा गया, बाद में उसी को प्रियम्बल में चेंज किया गया, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था। फिर उसके बच्चों एक क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या थे आपके चेयरमैन थे, तो ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, ठीक है, अ, उसको एक तरीके से कह सकते हो कब आपका सेटअप किया गया, तो आपने टिक करना है 29 अगस्त 1947। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का स्टैब्लिशमेंट जो है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया। ठीक, उसके बाद आगे अगर हम देखें कि आपके जो प्रोविंशियल कमेटी थी, ठीक है, इसको लिखते जाओ, प्रोविंशियल कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी। ठीक है, उसके बाद आपकी माइनॉरिटी एंड फंडामेंटल राइट कमेटी, माइनॉरिटी प्लस फंडामेंटल राइट्स कमेटी। इन तीनों ही कमेटी के आपके जो चेयरमैन थे वो कौन थे आपके, तो आपको नाम रखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, वो इसके क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इसके कई बार मेंबर्स के नेम जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो मेंबर्स के नेम है वो मैं आप लोग को डिक्टेट कर देता हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिए साथ साथ में जो मेंबर्स के नेम है बच्चों, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला मेंबर जो है एज अ चेयरमैन के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो गए। उसके बाद N. गोपाल स्वामी अयंगर, स्पेलिंग लेते आइएगा अपने आप, N. गोपाल स्वामी अयंगर हो गए। उसके बाद K.M. मुंशी आपके हो गए, ये थर्ड मेंबर आपके हो गए K.M. मुंशी। देन फोर्थ आपके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए। फिर उसके बाद सैयद सादुल्ला आपके हो गए। उसके बाद B.L. मित्रा थे, लेकिन वो B.L. मित्रा जो है वो थोड़े समय तक ही रहे, और B.L. मित्रा को रिप्लेस करके आपके N. माधव राव जो है मेंबर बनाए गए। तो यहां से देखो क्वेश्चन आपका MCQ बन सकता है कि मित्रा को रिप्लेस करके किसको बनाया गया, तो माधव जो थे उनको माधव राव को बनाया गया। और उसके बाद 7 मेंबर की बात करें तो DP खेतान आपके हो गए। और खेतान जो है इनकी डेथ हो गई थी, और डेथ होने के कारण, खेतान की डेथ होने के कारण इनकी जगह जो है T. कृष्णमाचारी जो है उनको बनाया गया। तो इस तरीके से आपके टोटल जो है बच्चों
क्या हो गए आपके 7 जो है आपके मेंबर्स आपके इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और फैक्ट्स जो हैं वो देखते आते हैं। तो बच्चों देखिए, लिखते आइए आप लोग मेरे साथ, कुछ कुछ मजेदार फैक्ट्स हम लोग करते आ रहे हैं। उम्मीद है कि इसमें से कुछ आपके एग्जाम में आ जाए। अच्छा, फिर अगर हम लोग बात करें कि जो हमारी क्या थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, जिसको हम लोग हिंदी में आंतरिक सरकार बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट ये कब स्टैब्लिश की गई थी? कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने टिक करना है 2 सितंबर 1946 को। ये डेट को याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, तो एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया गया था। तो कई बार क्या होता है कि इंटरिम गवर्नमेंट में पूछ लेते हैं कौन पर्सन क्या उसके पास पोर्टफोलियो था, कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। चलिए, तो मैं आप लोग को एक हेडिंग डाल दो, इंटरिम द कंपोजिशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ से कर लेते हैं। पहला आपका, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो आपके क्या थे, एक तरीके के डिप्टी चेयरमैन थे। ठीक है, या आप पीएम भी कह सकते हैं उनको। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हमारे पहले होम मिनिस्टर और आपके क्या थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। उसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई, ये आपके क्या थे, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। ठीक है, तो जॉन मथाई कौन थे, इंटरिम गवर्नमेंट में इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। उसके बाद सरदार वल्लभ बलदेव सिंह, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद सी राजगोपालाचार्य, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में चल के हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने आपके, अबुल कलाम आजाद साहब। उसके बाद सी एस भाभा जो थे वो आपके माइनिंग और पोर्ट मिनिस्टर थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो थे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उसके बाद अरुणा आसफ अली, ये आपके रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर। उसके बाद बाबू जगजीवन राम, ये आपके लेबर मिनिस्टर। उसके बाद लियाकत अली खां, ये मुस्लिम लीग के थे, क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की। तो लियाकत अली खां जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये मुस्लिम लीग के थे। उसके बाद आई चुंदरीकर गर जो थे वो कॉमर्स मिनिस्टर थे। उसके बाद अब्दुल रब निश्तार, ये आपके ये टेलीकम्युनिकेशन या सॉरी कम्युनिकेशन थे आपके। और जोगेंद्र नाथ मंडल जो है ये लॉ मिनिस्टर थे, ये भी मुस्लिम लीग के आपके थे। और गजानफर अली खां, ये आपके हेल्थ मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग से। बात अलग है कि थोड़ी दिनों बाद ही मुस्लिम लीग ने अपना अलग ही इस सरकार से विड्रॉ कर लिया और अगली चीजें अपनी शुरू कर दी। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अलग अलग जगहों से लिए गए हैं, मुझे लगता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप सीडीएस का या असिन कमांडेंट का या एफकैट का रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।